एवरीवन, वेलकम टू टुडे सेशन। तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने एसिड बेस का जितना भी कॉन्सेप्ट है उतना सीखा था और उसमें मैंने आप लोगों को एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बताया था और कैसे फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं एसिडिक स्ट्रेंथ को, ये भी हम लोगों ने सीखा हुआ था। तो बच्चों, आज के लेक्चर में बेसिकली हम लोग पीएच रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि आयनिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है बच्चों, पीएच रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है। लेकिन आप अगर एक बार अच्छे से नोट बना के समझ लो कि कौन से जगह पे क्या यूज़ करना है, कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ पे यूज़ करना है, देन इट इज़ गोइंग टू बी रियली ईजी। और लास्ट लेक्चर में बच्चों मैंने आप लोगों को एंटी लॉग कैसे निकालना है विदाउट यूजिंग द कैलकुलेटर बताया हुआ था। आई होप आप लोगों ने उसको नोट डाउन करके रखा होगा। तो बच्चों, दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, तो जल्दी से वीडियो को पॉज करके ट्राई करो। जिन लोगों ने ट्राई नहीं किया, जिन लोगों ने ट्राई किया है, प्लीज़ वेट फॉर मी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो बच्चों, आई होप आपने ये क्वेश्चन को ट्राई किया होगा। देखो, ये AIEEE 2011 का क्वेश्चन है, यानी कि जो कि अभी जेईई मेंस है। जेईई मेंस से याद आया बच्चों, अभी जेईई मेंस स्टार्ट हुआ है कल से। और अगर आप लोग पेपर एनालिसिस देख रहे होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि एनसीईआरटी से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। एनसीईआरटी से हो या फिर एनसीईआरटी को थोड़ा ट्विस्ट करके बहुत सारे क्वेश्चन दे रहे हैं एग्जामिनर, तो इसलिए एनसीईआरटी इज़ रियली इंपॉर्टेंट। बाकी जो भी क्वेश्चन करना है आप लोग करो, लेकिन एनसीईआरटी को मत छोड़ना बच्चों, राइट। तो ये क्वेश्चन को करते हैं बच्चों। क्वेश्चन को पढ़ लो एक बार ध्यान से। क्वेश्चन में बोला है कि आयनाइजेशन फॉर कार्बोनिक एसिड दिया है, Ka1 Ka2 दिया है। यानी कि बच्चों यहाँ पे Ka1 Ka2 लिखने का क्या मीनिंग है, आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिड्स, यानी कि फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट, और ये है सेकेंड डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो टेक्निकल इसका मीनिंग क्या है बच्चों, अगर मैं बोलूँगा मेरे पास H2CO3 है कार्बोनिक एसिड, तो पहले इसने क्या किया बच्चों, एक H+ रिलीज़ किया। तो यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों, HCO3- एक H+, क्योंकि ये 2 H+ निकाल सकता है, तो पहले इसने एक H+ निकाला, तो वो हो गया Ka1। वो क्या हो गया बच्चों, Ka1। Ka1 कितना गिवन है बच्चों, 4.2 × 10⁻⁻7। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसमें सॉल्व करने की ज़्यादा कुछ ज़रूरत है नहीं। फिर अब देखो, HCO3- के पास भी पोटेंशियल है कि वो एक H+ निकाल सकता है। तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे HCO3- और ये अभी क्या कर दिया, और एक H+ निकाल दिया, तो क्या बन गया बच्चों, CO3₂-। तो बात इतनी सी है कि बोला है कि 0.03 m सॉल्यूशन ऑफ कार्बोनिक एसिड हम लोग ले रहे हैं। तो यहाँ पे इनिशियली 0.03 m क्या हुआ है बच्चों, कार्बोनिक एसिड प्रोड्यूस हुआ होगा, राइट। अब देखो बच्चों, यहाँ पे Ka2 भी गिवन है, Ka2 का वैल्यू गिवन है 4.8 × 10⁻⁻11, राइट। देखो, अब क्वेश्चन में होगा क्या, जब 0.03 m यहाँ से डिसोसिएशन होगा, यहाँ पे जितना अमाउंट बनेगा यहाँ पे भी उतना अमाउंट बनेगा। जैसे C�alpha और C�alpha, उतना ही अमाउंट बनेगा, जितना यहाँ पे बनेगा उतना ही यहाँ पे बनेगा। लेकिन सेकेंड वाले केस में क्या है बच्चों, जो HCO3- का कॉन्सेंट्रेशन है ओवरऑल सॉल्यूशन में, ओवरऑल रिएक्शन में 2 H+ आ रहे हैं दो जगह से, एक तो यहाँ से आ रहा है, एक आ रहा है यहाँ से। लेकिन बच्चों, ये वाले केस में डिसोसिएशन कांस्टेंट बहुत ही लो है। वो कहने का मीनिंग ये है कि यहाँ से ये पर्टिकुलर कंडीशन में, यहाँ से ये उतना फॉर्मेशन ये दोनों हो ही नहीं रहा होगा, क्योंकि ये बहुत कम है। ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा होगा, लेकिन दैट अमाउंट इज रियली लो, मतलब उतना डिसोसिएशन नहीं हो रहा होगा। एज द डिसोसिएशन इज रियली लो, तो यहाँ पे इस अमाउंट से जो H+ और CO3₂- फॉर्म हो रहा है, दैट इज नॉट गुड इनफ, एज द डिसोसिएशन कांस्टेंट और आयनाइजेशन कांस्टेंट इज रियली लो। यानी कि ओवरऑल रिएक्शन में जो H+ आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। अब इसका इन दोनों में कन्वर्ट होने का पोटेंशियल उतना है नहीं, तो इसीलिए ओवरऑल सॉल्यूशन में जो, मान लो यहाँ पे जो अमाउंट फॉर्मेशन हुआ और यहाँ पे नेग्लिजिबल अमाउंट फॉर्मेशन हुआ, तो ऑलमोस्ट क्या बोल सकते हैं हम लोग कि यहाँ से जो H+ आया ये वाले रिएक्शन से, और ये वाले रिएक्शन से जो H+ आया, दोनों को मिला के ऑलमोस्ट इसके साथ बराबर है। मान लो यहाँ पे आ गया 5 और यहाँ पे आ गया 0.000005, तो यानी कि 5 + 0.000005 ऑलमोस्ट इक्वल टू 5।
तो यानी कि ओवरऑल रिएक्शन में जो H+ आ रहा है वो इसके साथ बराबर है। अब H+ और HCO3- का ऑलमोस्ट सेम ही होगा। ऑलमोस्ट यानी कि ऑलमोस्ट क्यों बोल रहा हूँ बच्चों में, क्योंकि यहाँ पे HCO3 फिर से कुछ डिसोसिएशन कर रहा होगा, राइट। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ओवरऑल रिएक्शन में H+ और HCO3- का कॉन्सेंट्रेशन अप्रोक्सीमेटली इक्वल, व्हिच इज ऑप्शन सी, राइट। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, तो KA के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड कर रहा है। देखो आप बोलोगे सर ये भी तो उतना लो है ना, हाँ ये मैं मानता हूँ ये लो है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही लो है। ये इससे 10,000 टाइम्स कम हो रहा है। आप ध्यान से देखो, ऑलमोस्ट 10,000 टाइम्स कम हो रहा है। मतलब डिसोसिएशन की तो बात ही छोड़ दो, राइट। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स और ट्राई टू कॉन्टैक्ट मी। तो बच्चों और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जिसको जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। सो लेट्स सी द क्वेश्चन। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को जल्दी से पढ़ लो बच्चों, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को ट्राई करो एक बार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखना इसको। तो जो क्वेश्चन में दिया है H2SO4 प्लस H2O गिव राइज टू H3O प्लस HSO4-। सेकेंड पार्ट में दिया है HSO4- प्लस H2O इन रिवर्सिबल विथ H3O प्लस SO4-। बच्चों इस क्वेश्चन में दो पार्ट है। पहले वाले पार्ट में कंप्लीटली आयनाइजेशन हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है बच्चों। फिर HSO4- H2O के साथ क्या हो रहा है बच्चों, आयनिक इक्विलिब्रियम में है, यानी कि रिवर्सिबल रिएक्शन में है। और क्वेश्चन में ये पूछा है कि ये वाले केस में जब इक्विलिब्रियम आएगा, H3O+ का कॉन्सेंट्रेशन, HSO4- का कॉन्सेंट्रेशन और SO4-, का कॉन्सेंट्रेशन बताओ अगर हम लोगों ने इनिशियली H2SO4 लिया है। बच्चों ध्यान से सुनना, H2SO4 में से 2 H+ निकल सकते हैं। H2SO4 से अगर मैं एक H+ निकालूंगा तो बनेगा HSO4- विच इज फर्स्ट वन। HSO4- से और एक H+ निकाल दिया मैं, क्या बन गया बच्चों, SO4-। यानी कि यहाँ पे दो पार्ट हो रहा है। लेकिन पहला वाला जो पार्ट है दैट इज कंप्लीटली अ गुड इलेक्ट्रोलाइट, कंप्लीटली वो क्या हो रहा है बच्चों, आयोनाइज हो रहा है। तो कहने का मीनिंग ये है, एरो मार्क का बड़ा ही इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। अगर पहले वाले केस को आप लोग देखोगे बच्चे, बड़े ही ध्यान से देखना इसको, H2SO4 प्लस H2O गिव राइज टू H3O प्लस HSO4-। ये कंप्लीटली डिसोसिएशन हो रहा है। यानी कि जब इनिशियली हम लोगों ने 0.50 मोलर पे रिएक्शन स्टार्ट किया होगा, इसको तो एक्सेस में लेते हैं, मानते ही नहीं H2O को। H3O+ इज नथिंग बट H+ का कॉन्सेंट्रेशन कल के सेशन में ही बताया था मैंने। तो ये पहले होगा 0, फिर उसके बाद ये भी होगा 0। तो आज ये कंप्लीटली डिसोशिएट हो रहा है, तो ये होगा 0, कंप्लीट खत्म हो गया। यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों, 0.50 मोलर, 0.50 मोलर, ये बन गया। यानी कि सॉल्यूशन में अब क्या प्रेजेंट है, H3O+ प्रेजेंट है 0.50 मोलर, HSO4- प्रेजेंट है 0.50 मोलर, राइट। अब हम लोगों ने क्या किया, बड़े ही ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ से HSO4- का रिएक्शन किया H2O के साथ, क्या बना बच्चों यहाँ पे, H3O प्लस SO4-, राइट। देखो बच्चों यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट क्या है, अभी सॉल्यूशन में HSO4- कितना प्रेजेंट है, 0.50 मोलर, तो लिख लो यहाँ पे 0.50 मोलर, इसको तो लेना ही नहीं है। अब क्वेश्चन में ये आता है कि H3O+ क्या 0 होगा, 0 नहीं होगा, क्योंकि बच्चों सॉल्यूशन में ऑलरेडी हमारे पास 0.50 मोलर गिवन है, राइट। 0.50 मोलर गिवन है, जो कि यहाँ से आ रहा है, जो कि यहाँ से आ रहा है। सॉल्यूशन में ऑलरेडी H+ प्रेजेंट है, दोनों ही रिएक्शन एक ही सैंपल में हो रहा है। तो सॉल्यूशन में जैसे HSO4- प्रेजेंट है, H3O+ भी तो है ना, यहाँ से H3O+ आ रहा है, लेकिन H2SO4 में भी तो H3O+ है ना। तो ओवरऑल H3O+ का कितना कॉन्सेंट्रेशन है, टोटल 0.50 मोलर इनिशियली रिएक्शन में, और SO4- तो बना ही नहीं होगा इनिशियली। समझ में आया क्या बोला मैं। तो HSO4- जब ये वाले रिएक्शन के लिए जहाँ पे Ka गिवन है 1.1 इंटू 10⁻², इस वाले केस में हो क्या रहा है बच्चों कि ऑलरेडी सॉल्यूशन में HSO4- प्रेजेंट है पहले वाले केस से, क्योंकि ये कंप्लीटली डिसोसिएशन हो रहा है। सेकेंड वाले केस में ऑलरेडी 0.50 HSO4- प्रेजेंट है और H3O+ यहाँ पे 0.50 मोलर प्रेजेंट है।
जब भी बच्चों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट को हम लोग ऐड करते हैं, मतलब एक साथ रखते हैं, अगर उनका कॉमन आयन है कुछ भी, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जो आयन फॉर्मेशन होता है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट को सप्रेस कर देता है। यानी कि देखो H2SO4 क्या है, स्ट्रॉन्ग है, ये क्या है, वीक है एज कम्पेयर टू दैट वन। तो जो H+ आया है यहाँ से, ये क्या होगा, इस वाले H+ को सप्रेस कर देगा, डिसोसिएशन करवाना। वो कॉमन आयन इफेक्ट में पढ़ेंगे, अभी इसको छोड़ दो। अभी जो मैं बताया उसको ही सुनो कि यहाँ पे कंप्लीट डिसोसिएशन होकर 0.50, यहाँ पे 0.50 आ गया। अब सॉल्यूशन में ये प्रेजेंट है, जब वो वाटर के साथ मिला क्या किया, H3O+ और SO4 देना चाहिए और देगा भी। ऑलरेडी सॉल्यूशन में 0.50 मोलर H3O+ प्रेजेंट है, लेकिन SO4 पहले बना ही नहीं है। ये क्या है, इनिशियली। तो आट इक्विलिब्रियम क्या आएगा बच्चों, ये क्या आएगा 0.50। अब ये क्या है बच्चों, वीक है, इक्विलिब्रियम है। तो जैसे कल मैंने बताया था 2 लेक्चर पहले, C - C अल्फा, यहाँ पे C कितना है 0.50, तो C - C अल्फा क्या होगा 0.50 इंटू अल्फा। आगे बात समझ में, C - C अल्फा मैंने कर दिया। तो यहाँ पे तो इसको लेंगे ही नहीं, एक्सेस में लेते ही नहीं इसको। H3O+ देखो बच्चों, जब यहाँ पे 0 था, 0 पे हम लोग C अल्फा ऐड कर रहे थे, तो ऑलरेडी यहाँ पे 0.50 है, तो यहाँ पे 0.50 प्लस 0.50 अल्फा हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गया होगा समझ में। देखो बच्चों, जब हम लोग ले रहे थे A से HA से A- और H+, यहाँ पे C0 ले रहे थे ऐसे, और यहाँ पे C - C अल्फा कर रहे थे, तो 0 में C अल्फा ऐड कर रहे थे ना, जितना यहाँ से घटेगा उतना यहाँ पे ऐड होगा। तो यहाँ पे 0.50 अल्फा कम हुआ, तो यहाँ पे ऐड कितना होगा 0.50 अल्फा। यहाँ पे भी 0 के साथ कितना ऐड होगा 0.50 अल्फा, राइट। आई होप ये बात आपको समझ में आ गया होगा इक्विलिब्रियम में। अब ये तीनों फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन में पूछा है। तो अगर इक्विलिब्रियम का Ka गिवन है तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, Ka इज इक्वल्स टू इसका कॉन्सेंट्रेशन इंटू इसका कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई इसका कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस डिवाइडेड बाई दिस। तो सिंपली क्या लिखूंगा मैं 0.50 अल्फा होल इंटू ये वैल्यू 0.50 प्लस 0.50 अल्फा डिवाइडेड बाई इसको कॉमन ले लेता हूँ 0.50 होल इंटू 1 - अल्फा। ये क्या है 0.50 होल इंटू 1 - अल्फा। कॉमन तो यहाँ पे भी ले सकते थे, लेकिन बताऊंगा क्या है। ये आ गया बच्चों, समझ में आ गया। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कहानी हम लोग क्या पता है हम लोग को, 1 - अल्फा इज नियरली इक्वल टू 1 आज अल्फा इज वेरी 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 लेस देन 1। अब देखो कहानी में ट्विस्ट क्या है, देखो इसमें थोड़ा सा काम करते हैं। 0.50 अल्फा इंटू 0.50 प्लस क्या होगा यहाँ पे 0.50 अल्फा इंटू 0.50 अल्फा डिवाइडेड बाई 1 - अल्फा ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 हो गया। आप बोलोगे सर ऊपर में भी तो आपने कुछ इग्नोर नहीं किया, करेंगे इग्नोर, चलो अभी करते नहीं हैं, थोड़ी देर में करेंगे। तो मैंने ऊपर के टर्म्स को मल्टीप्लिकेशन करके लिख दिया डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से, 0.50 अल्फा इंटू 0.50 प्लस 0.50 अल्फा इंटू 0.50 अल्फा, ये हो गया। अब देखो बच्चों अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1 और ऊपर से 0.50 को 0.50 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, यानी कि वो वैल्यू और भी कम आएगा। मतलब ये जो वैल्यू आएगा ये एंटायर वैल्यू कितना कम आएगा सोचो, यानी कि 0.50 इंटू 0.50 इंटू अल्फा स्क्वायर। अल्फा तो वैसे ही 1 से बहुत बहुत कम है, यानी कि उस वैल्यू को हम लोग इग्नोर कर देंगे। अल्फा इज नियरली इक्वल टू 0 हो जाएगा यहाँ पे। ये जो वैल्यू अल्फा नहीं, ये जो वैल्यू होगा ये नियरली इक्वल टू 0, इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं आज इट इज़ वेरी वेरी लेस। और 1 - अल्फा को हम लोगों ने 1 तो ले ही लिया है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, तो बच्चा क्या अभी ये क्या हो गया बच्चों 1 - अल्फा ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 हो गया। तो अभी बच्चा क्या बच्चों 0.50 अल्फा इंटू 0.50 डिवाइड बाई 0.50, क्या बच्चा 0.50 अल्फा इंटू 0.50 इंटू 0.50 अल्फा डिवाइड बाई 0.50। तो यहाँ पे ये कैंसल, तो क्या आ गया बच्चों 0.50 अल्फा। और के का वैल्यू कितना गिवन है 1.1 इंटू 10⁻², तो क्या आ जाएगा 1.1 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाई 0.50 इज इक्वल्स टू अल्फा, राइट।
तो बच्चों अल्फ़ा का वैल्यू आई थिंक 0.11 कुछ आ रहा है, कैलकुलेट कर लेना एक बार आप लोग। अल्फ़ा का वैल्यू आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ पे, राइट। तो अल्फ़ा का वैल्यू कैलकुलेट कर लेना यहाँ से। तो अल्फ़ा का जो भी वैल्यू आया बच्चों, अब HSO4 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, ये वैल्यू मैं और बोलूँगा HSO4 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन बताओ, एग्जैक्ट कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, 0.50 माइनस 0.50 अल्फ़ा। तो आई थिंक ये कुछ आ रहा है बच्चों 0.49 के आसपास कुछ आएगा अप्रोक्स। 0.50 माइनस 0.50 अल्फ़ा, अल्फ़ा का वैल्यू बस पुट कर देना है वहाँ पे। और यहाँ पे क्या ऐड करोगे, आई थिंक अल्फ़ा का वैल्यू 0.022 कुछ आ रहा है शायद, चेक कर लेना एक बार। 0.05 प्लस, और भी एक अच्छा ट्रिक है यार, देखो अल्फ़ा नहीं निकालते हैं और एक माइंड चलाते हैं, 1.1 इंटू 10⁻⁻2 इक्वल टू 0.50 अल्फ़ा, क्योंकि यही तो चाहिए हम लोगों को, सब में वही तो है। तो 1.1 इंटू 10⁻⁻2 इज 0.011, राइट, 12 यस 0.011। तो 0.50 अल्फ़ा का वैल्यू हो गया 0.011, तो ऑब्वियसली हो गया 0.50 माइनस 0.011, 0.49 आ रहा है। तो इसमें देखो 0.50 अल्फ़ा का वैल्यू क्या आया, 0.011। तो 0.50 प्लस 0.011 विच इज़ 0.511, और ये तो आ रहा है 0.01। तो तीनों कॉन्सेंट्रेशन मिल गया। HSO4 माइनस का आ गया 0.49 मोलर, H3O प्लस का आ गया 0.51, SO4 2 माइनस का आ गया 0.01। अभी एक ऑब्जर्वेशन को देखो बच्चों, पहले वाले केस में कितना आया था 0.50, सेकेंड में होने के बाद भी ओवरऑल दोनों को मिला के कितना आया बच्चों 0.51 ऑलमोस्ट, यानी कि ज़्यादा कुछ डिसोसिएशन हो नहीं रहा है, राइट। छोड़ो वो वाले बात को भूल जाओ, अभी जो मैंने अभी बोला वो कॉमन आयन इफेक्ट हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी आप उसको ज़्यादा दिमाग में लोगे तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे और डाउट ज़्यादा आएगा। उसको करेंगे हम लोग कॉमन आयन इफेक्ट में, मैंने क्या ट्रिक बोला, और इसके बहुत सारे क्वेश्चन भी होगा। लेकिन आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को आ गया होगा, थोड़ा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था। आप लोग जब खुद से करोगे तो ये क्वेश्चन 3 मिनट में होना चाहिए, 3 to 4 मिनट्स के अंदर हो जाना चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट हो जाएगा यार, ये मैं एक्सप्लेन किया, दैट्स वाई इट टुक टाइम। सो आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ वी विल स्टार्ट आवर टुडेज नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। सो लेट्स सी आवर न्यू कॉन्सेप्ट. So guys, our new concept is, today's concept we will start the pH related questions. So before that we need to know some properties of water. जैसे कि बच्चों क्या बोलते हैं हम लोग बच्चों, H2O is neutral, ये तो बोलते ही हैं हम लोग। H2O is neutral यानी कि H2O में जितना H+ का कॉन्सेंट्रेशन रहेगा उतना ही बच्चों क्या रहेगा, OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन रहेगा। दिस इज ऑलमोस्ट 10⁻⁻7, 10⁻⁻7 ही है H+ का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन विच इज 10⁻⁻7। और वाटर में ये बोल सकते हैं यानी कि pH इक्वल टू POH विच इज इक्वल टू 7, ये बोल सकते हैं हम लोग वाटर के लिए। pH स्केल बच्चों कहाँ से कहाँ तक होता है, pH स्केल इज फ्रॉम 1 to 14। ये बेसिक बात पता है बच्चों, ये मैं ज़्यादा बताऊंगा नहीं आप लोगों को। pH का फॉर्मूला भी आपको पता है, pH इक्वल टू माइनस log बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+, और POH का क्या है बच्चों, माइनस log कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस, राइट। देखो बच्चों अगर वाटर का मैं आयोनाइजेशन करूँगा तो क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, वाटर का अगर मैं आयोनाइजेशन करता हूँ तो क्या होगा ये बच्चों H+ प्लस OH माइनस, ये हो रहा है, राइट। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, K इज इक्वल्स टू H+ का कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई H2, राइट। देखो बच्चों अब इसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, यहाँ पे तो मिल गया H+ का कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻7 ऊपर 10⁻⁻7, लेकिन H2 का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा अगर हम लोग वॉल्यूम 1 लीटर लेते हैं। यानी कि अभी क्वेश्चन अराइज हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इन 1 लीटर ऑफ वाटर। 1 लीटर वाटर में बच्चों कितना मोल H2O है, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। इसको हम लोग कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3, ऐसे लिखना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर करके कितना आंसर है मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। मैं देखना चाहता हूँ आप में से कितने लोगों का आंसर सही आ रहा है। राइट, देखो बच्चों नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इन 1 लीटर ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे। देखो बच्चों वाटर का डेंसिटी जो है, इसको अभी पॉज रखो, मैं बताऊंगा। वाटर का कॉन्सेंट्रेशन लाना है यहाँ पे, यहाँ से लाएंगे। देखो बच्चों वाटर का जो डेंसिटी है, डेंसिटी इज 1, वाटर डेंसिटी इज 1, दैट मीन्स डेंसिटी इज मास बाई वॉल्यूम। तो सिंपली वी कैन राइट हियर मास इक्वल्स टू वॉल्यूम फॉर वाटर, यानी कि ये लिख सकते हैं 1 मोल ऑफ वाटर कितना ग्राम होता है बच्चों, 18 ग्राम। राइट, यानी कि 18 मिलीलीटर लिख सकते हैं यहाँ पे, 18 ग्राम इक्वल टू 18 मिलीलीटर। अब रिवर्स कर दो, 18 मिलीलीटर इक्वल्स टू 1 मोल, तो 1000 मिलीलीटर विच इज़ 1 लीटर क्या होगा बच्चों, 1000 डिवाइड बाई 18 विच इज़ 55.55 मोल्स। राइट, तो एक ये पता चल गया कि 1 लीटर वाटर में 55.55 मोल्स वाटर है, वाटर मॉलिक्यूल है। तो यानी कि बच्चों हमें क्या पता है, C इक्वल्स टू N बाई V। अब कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, तो कॉन्सेंट्रेशन किसका निकालना है, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है। N क्या हो गया बच्चों, 55.55, वॉल्यूम क्या हो गया 1, यानी कि वाटर का कॉन्सेंट्रेशन 1 लीटर में 55.55 मोलर होगा। तो यहाँ पे डाल देंगे 55.55। राइट, 55.55। ये कुछ आता है बच्चों 1.8 इंटू 10⁻⁻16, ये वैल्यू आता है। थोड़ा एक बार कैलकुलेट भी कर लेना आप लोग, लेकिन आई थिंक ये वैल्यू आता है। आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं बच्चों, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। राइट, देखो बच्चों अब करना क्या है, इसमें यहाँ से एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट बनता है। अगर मैं क्या करूँगा, ये वाले स्टेप से देखो, K इंटू H, इसको आपको फिर से लिखना है। ये स्टेप लिखने के बाद फिर से क्या लिखोगे, इम्प्लाइज K इंटू H2O इज इक्वल्स टू H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन। राइट बच्चों, K इंटू H2O दिस वैल्यू इज नोन एज KW। KW इक्वल टू H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन, और इसको बोलते हैं बच्चों आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। क्या बोलते हैं बच्चों, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दिस इज आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर विच इज 1.8 इंटू 10⁻⁻16। KW का क्या वैल्यू है, सॉरी KW क्या आ गया बच्चों, K इंटू KH2 को हमने एक नया कांस्टेंट दे दिया KW, तो क्या हो गया बच्चों H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन, उसको हम लोग बोल रहे हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। राइट, तो बच्चों एक बात अभी ध्यान से देख लो, अगर KW इक्वल टू H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन, H प्लस कितना है बच्चों 10⁻⁻7, OH माइनस कितना है 10⁻⁻7, तो क्या KW 10⁻⁻14 हो जाएगा, 10⁻⁻7 इंटू 10⁻⁻7 10⁻⁻14 हो गया। लेकिन और एक बात बच्चों याद रखना, KW डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है बच्चों, तो इसीलिए थोड़ा इसको फास्ट कर रहा हूँ मैं। KW डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, 25 डिग्री सेल्सियस में ये होगा 10⁻⁻14। जब बच्चों आप लोग पूछोगे सर आपको कैसे पता चला, ये बच्चों एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। तो आप लोग को जब एग्जाम में अगर KW का वैल्यू चेंज करके देगा तो वो वैल्यू प्रोवाइड करेगा आप लोगों को, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। और ये 90 डिग्री सेल्सियस में ऑलमोस्ट क्या होता है बच्चों 10⁻⁻12। कहने का मीनिंग ये है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से KW का वैल्यू इंक्रीज करता है। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है बच्चों, लिख लेना इस पॉइंट को, जो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर है, आयोनाइजेशन ऑफ वाटर ये क्या होता है बच्चों, एंडोथर्मिक होता है। क्या होता है बच्चों, एंडोथर्मिक। और बच्चों जब हम लोग टेम्परेचर यानी कि टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे हम लोग, टेम्परेचर ये पॉइंट को लिख लेना, एक बार क्वेश्चन में शायद आया था, बहुत पुराने टाइम के क्वेश्चन में, ये भी बहुत पुराने टाइम के क्वेश्चन में आया था कि नंबर ऑफ मोल्स कितना है H2O में। राइट, 1 लीटर वाटर में H2O का कितना मोल है। ये बच्चों पॉइंट लिख लेना कि आयनाइजेशन ऑफ वाटर क्या होता है, एंडोथर्मिक होता है। जब बच्चों हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो अल्फा भी क्या होगा, बढ़ेगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा। डिसोसिएशन
ज़्यादा बढ़ने लगेगा। अगर बच्चों डिसोसिएशन बढ़ने लगेगा यानी कि ज़्यादा H+ भी प्रोड्यूस होगा, OH- भी प्रोड्यूस होगा, यानी कि H+ का कॉन्सेंट्रेशन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, OH- आयन का कॉन्सेंट्रेशन भी क्या होगा बच्चों, इंक्रीज होगा। समझ में आ रहा है ये बात? अल्फा बढ़ा, H+ बढ़ा तो OH- बढ़ेगा। अगर क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा डिसोसिएट होगा ना यहाँ पे, तो H+ भी बढ़ रहा है, OH- भी बढ़ रहा है, तो सिंपली क्या होगा बच्चों, H+ का कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH- आयन का कॉन्सेंट्रेशन, दैट विल ऑल्सो इंक्रीज, राइट, वो भी इंक्रीज होगा। बच्चों H+ का कॉन्सेंट्रेशन इज इंटू OH- का कॉन्सेंट्रेशन इज नथिंग बट KW, सो KW विल ऑल्सो इंक्रीज। क्या होगा बच्चों, KW विल ऑल्सो इंक्रीज। तो ये बात को याद रखना। अच्छा चलो, और एक इंटरेस्टिंग सा बात मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। मतलब समझ में आ गया आपको, टेम्परेचर बढ़ा तो अल्फा बढ़ेगा, H+ बढ़ेगा, फिर OH- बढ़ेगा, क्योंकि अल्फा बढ़ रहा है तो ज़्यादा डिसोसिएशन होगा। अगर ज़्यादा डिसोसिएशन हो रहा है यानी कि H+ इंटू OH- भी बढ़ेगा, तो KW भी इंक्रीज होगा, राइट। तो अभी हम लोगों को क्या मिला बच्चों, KW इक्वल टू H+ का कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH- आयन का कॉन्सेंट्रेशन, राइट। तो KW कितना वैल्यू आया, 10⁻⁻14 इक्वल टू H+ का कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH- आयन का कॉन्सेंट्रेशन, है ना। बच्चों यहाँ पे क्या कर सकते हैं, दोनों साइड पे अगर माइनस लॉग लगाएंगे, माइनस लॉग 10⁻⁻14, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ इंटू माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH-, तो ये क्या होगा, लॉग AB। तो यानी कि ये लिख सकते हैं माइनस लॉग H+ का कॉन्सेंट्रेशन प्लस ऑफ माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH-, ये लिख सकते हैं बच्चों। माइनस लॉग 10⁻⁻14 इज 14, राइट। और माइनस लॉग H+ को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, PH बोलते हैं। माइनस लॉग OH- को क्या बोलते हैं बच्चों, POH बोलते हैं। तो PH प्लस POH क्या आ गया बच्चों, 14 आ गया, राइट। अब 14 देखो यहाँ पे और क्या कर सकते थे, ये जो वैल्यू है टेक्निकली PKW है, यानी कि माइनस लॉग ये KW का वैल्यू है, माइनस लॉग KW को हम लोग क्या बोलते हैं, PKW। तो यहाँ पे और भी लिख सकते हैं PKW इज इक्वल्स टू PH प्लस POH, PKW इक्वल्स टू PH प्लस POH। आई थिंक ये सारा पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसमें ऐड करना है, देखो अगर KW इंक्रीज कर रहा है तो PKW क्या होगा बच्चों, डिक्रीज करेगा, माइनस लॉग 10⁻⁻14। अब ये इंक्रीज अगर कर रहा है तो यहाँ पे -12 आएगा मान लो, तो फाइनली तो PKW 12 पे आ गया, यानी कि PKW क्या होगा बच्चों, डिक्रीज करेगा। थोड़ा इस बात को खुद से सोचना ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप ये सारा पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। इजी कॉन्सेप्ट था, समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। इसको देखने के बाद आप अगर एक बार अपने बुक या फिर मॉड्यूल जो भी आपके पास अवेलेबल है उसको एक बार आप देखोगे तो ईजीली आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो बच्चों अभी हम लोग करेंगे पीएच रिलेटेड क्वेश्चन। पीएच रिलेटेड क्वेश्चन में वी विल सॉल्व पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, एंड देखेंगे और क्या क्या बना रहे हैं हम लोग, कुछ कुछ इंटरेस्टिंग फैक्टर है। सो लेट्स स्टार्ट द न्यू कॉन्सेप्ट। तो बच्चों अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे पीएच। जैसे कि हम लोगों ने पीएच ऑफ मोनो बेसिक एसिड और मोनो एसिडिक बेस के बारे में सीखा हुआ था ऑलरेडी, कैसे निकालना है। तो बच्चों बेसिकली अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए। बच्चों पीएच क्या है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ था अभी थोड़ी देर पहले, पीएच इज लॉग माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+, और अगर POH दिया है तो 14 से माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा बच्चों, आंसर आ जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन के थ्रू ही करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड का। बच्चों देखो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या करता है बच्चों, कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाता है। जैसे कि मैं बोलूँगा अगर मेरे पास एग्जाम्पल है HCl से बच्चों H+ और Cl- बन रहा है, यानी कि अगर मेरे पास कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे C लिया है और 0 है, आफ्टर सम टाइम जब आयोनाइजेशन हो जाएगा तो ये 0 होगा, ये C होगा, ये C होगा, यानी कि H+ का कॉन्सेंट्रेशन और HCl का कॉन्सेंट्रेशन सेम होगा, राइट। ये पॉइंट को बच्चों याद रखना। जैसे कि मैं और एक एग्जांपल बोलूँगा H2SO4, ये पॉइंट्स को याद रखना कि बच्चों कितना H+ आ रहा है स्ट्रॉन्ग एसिड में, कितना H+ आ रहा है, या फिर स्ट्रॉन्ग बेस में कितना OH- आ रहा है।
एसिड और बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का एक साथ बताऊंगा। तो ऐसे लिख देते हैं पीएच फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, अलग अलग, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, कंबाइन करके नहीं बच्चों, अलग अलग, स्ट्रॉन्ग एसिड का अलग, स्ट्रॉन्ग बेस का अलग, क्योंकि उसका अलग अलग और कॉन्सेप्ट है। HCl से क्या बना, डायरेक्ट जो इसका कॉन्सेंट्रेशन होगा H+ का कॉन्सेंट्रेशन भी वही होगा। देखो बच्चों H2SO4 को अगर हम लोग आयनाइज करते हैं तो क्या बनेगा, 2H+ प्लस SO4 2-, यानी कि मान लो मैंने रिएक्शन स्टार्ट किया C, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, तो जब कंप्लीट डिसोसिएशन होगा यहाँ पे होगा 0, यहाँ पे होगा 2C, यहाँ पे होगा C। समझ में आ रहा है ये बात, क्योंकि 2 मोल्स ऑफ H+ है, 2 मोल्स ऑफ H+, यानी कि यहाँ पे H2SO4 का कॉन्सेंट्रेशन जो भी गिवन होगा H+ का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। ये बात को याद रखना, राइट। तो इस पॉइंट में हमेशा याद रखना पीएच के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, H+ का कॉन्सेंट्रेशन या फिर OH- आयन का कॉन्सेंट्रेशन। समझ में आ गया ये बात मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चों। जैसे कि मैं बोलूँगा NaOH, NaOH डिसोसिएशन होकर क्या बन रहा है बच्चों, Na+ OH- C 0 यहाँ पे 0 C, यानी कि OH- का कॉन्सेंट्रेशन C है, NaOH का कॉन्सेंट्रेशन भी C है। क्वेश्चन में जो भी गिवन होगा NaOH का कॉन्सेंट्रेशन, फाइनली OH- आयन का कॉन्सेंट्रेशन भी वही होगा। तो जल्दी से 3-4 क्वेश्चन देख लेते हैं, उसमें एक ट्रिक क्वेश्चन भी होगा, बताऊंगा आप लोगों को। तो वीडियो को पॉज करके आप लोग जल्दी जल्दी से मुझे इन सब का आंसर बता देना। We will cover it very shortly because it's really easy। आप लोगों ने ऑलरेडी क्लास 10th में किया होगा, फिर भी बच्चों एक बार बोल रहा हूँ, अगर ये कॉन्सेप्ट फिर भी किसका डाउट आ रहा है तो प्लीज़ लेट मी नो, ठीक है। ओके, सो 10⁻² इंटू 10⁻³ H3PO4 और यहाँ पे 10⁻⁴ MNaOH, और एक बढ़िया सा क्वेश्चन लेते हैं 10⁻⁸ HCl। बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो बच्चों वीडियो को जल्दी से पॉज करके आंसर मुझे फटाफट कमेंट सेक्शन में दे दो, मैं देखना चाहता हूँ इनमें से आप लोगों का आंसर कितना सही है। सो लेट्स चेक आप में से कितने लोग आंसर सही दे पाते हो। तो बच्चों आई होप आपने वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को ट्राई किया होगा। सिंपली देखो स्टार्ट करेंगे बच्चों, 10⁻³ HCl, जैसे कि मैंने बोला HCl में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो होगा H+ भी उतना ही आ रहा है, यानी कि C, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले वाले केस में HCl का अमाउंट है 10⁻³ HCl, यानी कि क्वेश्चन 1 में H+ का कॉन्सेंट्रेशन भी आएगा 10⁻³ है ना। तो pH कितना होगा, अब सोच लो यहाँ पे अगर है 10⁻³ 0 अब ये 0 हुआ, ये आ गया 10⁻³, ये आ गया 10⁻³ दोनों का सेम आएगा, इजी है ये। तो अगर H+ 10⁻³ है तो pH क्या होगा, माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन H+ का कॉन्सेंट्रेशन विच इज 10⁻³ 3 इधर आएगा, 3 -3 यहाँ पे आके प्लस होगा, 3 log 10 यानी कि 3। तो सिंपली इसका आंसर अगर आप लोग डायरेक्ट 2 लिख दोगे तो आप गधे हो बच्चों। H2SO4 में 2 H+ होता है, यानी कि एक H2SO4 से 2 H+ आता है, जैसे कि यहाँ पे बोला मैंने। तो अगर इनिशियली 10⁻² है तो इस वाले केस में जो H+ आएगा दैट वुड बी 2 टाइम्स द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2SO4, 2 times the concentration of H2SO4, not initial, 2 times the concentration of H2SO4। तो ये आ गया H+ का कॉन्सेंट्रेशन। तो pH क्या होगा बच्चों, -log2 इंटू 10⁻²। देखो बच्चों अगर कभी इस तरह का क्वेश्चन गिवन हो ना, x इंटू 10⁻⁻y ऐसे है, तो क्या करना बच्चों, ये जो 10⁻² है उसको लिख लेना और जो ये वैल्यू उसको माइनस कर देना। 10⁻² था, मैंने 2 लिख लिया, और जो 2 था इसको log 2 लिख लो। देखो एक्सप्लेन करके बताता हूँ। तो ये होगा -log2, फिर माइनस आएगा -log 10⁻², इसका ही स्टेप है। तो -log2 तो है ही, log a⁻b इज
बी लॉग ए, यानी कि 10⁻², यहाँ पे आएगा तो क्या बनेगा बच्चों, -log², ये माइनस माइनस प्लस होगा 2 log 10, यानी कि बनेगा -log² प्लस log 10 का वैल्यू 1, यानी कि 2 - log², ये आ गया। इसको आप सॉल्व करना, ऐसे ही आएगा। आए बच्चों, आई थिंक आप बच्चों लॉग का इस क्वेश्चन को कर सकते हो। 2 - log², कल ही बताया था आप लोगों को, 2 log² का वैल्यू 0.3, तो ये आ गया 0.3 और ये आ गया 1.7, तो इसका आंसर आ गया 1.7। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जल्दी से करते हैं बच्चों। H3PO4 को अगर आयनाइज करते हैं तो क्या बनेगा बच्चों, ये बनेगा 3H प्लस PO4 3-, यानी कि H3 का कॉन्सेंट्रेशन जो होगा H+ का कॉन्सेंट्रेशन उसका 3 टाइम्स होगा, यानी कि यहाँ से H+ का कॉन्सेंट्रेशन मिल गया 3 × 2 × 10⁻³ यानी कि 6 × 10⁻³ तो pH क्या होगा बच्चों, pH आ जाएगा 3 - log 6, डायरेक्ट ये 3 - log 6, तो 3 आ गया। log 6 का वैल्यू 0.69 होता है, सॉरी 0.77, log 6 is 0.77 बिकॉज log 2 प्लस log 3 0.30 प्लस 0.47, यस। तो इसका वैल्यू बच्चों आ गया 2.2 के आसपास कुछ आएगा। 2.3 तो दिख रहा है लेकिन 2.2 के ही आसपास आएगा। तो वैसे ही बच्चों ये क्वेश्चन भी सिंपल है, देखो क्या कर रहे हैं, लेकिन इसमें H+ मत लिख देना। 10⁻⁻4m NaOH में OH- का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, OH- आयन का कॉन्सेंट्रेशन है 10⁻⁻4, क्या है बच्चों 10⁻⁻4, क्योंकि Na+ से OH- आयन होगा। तो अगर OH- आयन 10⁻⁻4 है तो POH क्या आएगा, POH आएगा 4, यानी कि pH क्या आएगा 14 - 4 विच इज इक्वल टू 10। ऐसे भी कर सकते हो, और कैसे कर सकते हो, अगर OH- गिवन है तो H+ क्या होगा बच्चों 10⁻⁻14 डिवाइड बाई 10⁻⁻4, है ना, क्योंकि H+ × OH- इक्वल टू 10⁻⁻4, तो H+ का वैल्यू आ गया 10⁻⁻10, फिर pH क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, राइट। तो आई होप बच्चों ये चारों क्वेश्चन आप लोगों को आया है आंसर में। मैं क्या करता हूँ बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 को आप लोगों को दे रहा हूँ, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ 10⁻⁻8m HCl का आंसर क्या होगा। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कल के सेशन में 10⁻⁻8m HCl का pH कितना होगा, मैं आप लोगों को बताऊंगा। जितने लोग भी हो देख रहे हो वीडियो, प्लीज़ इस क्वेश्चन को ट्राई करके कमेंट में मुझे बताना कि आंसर कितना आ रहा है, राइट। मैं देखना चाहता हूँ कितने लोगों का आंसर सही है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है ये, लेकिन एक हिंट से दे रहा हूँ आपको, 10⁻⁻8m HCl का pH 8 नहीं होगा, क्योंकि बच्चों एसिड का pH आप कैसे भी कर लो, अगर चाहे ज़रूरत पड़े तो 6.6, 6.999, 6.7, 6.8, 6.9 तक पहुंच सकता है, लेकिन 7 से ऊपर नहीं जाएगा, ये बात को याद रखना, राइट। तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में, देखना चाहता हूँ कितने लोगों का आंसर सही आ रहा है, राइट। तो बच्चों ये तो हो गया pH ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वीक बेस का, मोनोबेसिक वीक एसिड वीक बेस का मैंने आप लोगों को सिखाया। अब एक बच्चों इम्पोर्टेंट फैक्टर आता है कि क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाते हैं, जैसे कि मान लो मेरे पास एक सैंपल है, उस सैंपल में मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ अमाउंट स्ट्रॉन्ग एसिड डाल रहा हूँ, कुछ अमाउंट स्ट्रॉन्ग बेस डाल दे रहा हूँ, या फिर मेरे पास एक क्या क्या पॉसिबिलिटी है, सोचो। मान लो मेरे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में मैंने क्या किया, थोड़ा सा डाल दिया स्ट्रॉन्ग एसिड, 2 स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दिया, ऐसे पॉसिबिलिटी है। और मैंने क्या किया, नहीं तो ऐसा पॉसिबल है कुछ अमाउंट स्ट्रॉन्ग बेस लिया और कुछ अमाउंट स्ट्रॉन्ग बेस लिया, उन दोनों को ऐड कर लिया, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो मैंने और भी क्या कर सकता हूँ, मैं थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एसिड लिया, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बेस लिया, ऐसे भी ऐड कर दिया। और क्या हो सकता है, वीक एसिड ले सकता हूँ, वीक बेस ले सकता हूँ, है ना, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। तो इन सबको क्या कर सकता, सॉल्यूशन नहीं, सॉरी सॉल्ट नहीं बोल रहा हूँ मैं, एक कंटेनर में अलग से एसिड है अलग से बेस है, दोनों को मैंने ऐड किया। ये सब जो बातें मैं बोल रहा हूँ ना बच्चों, इसका वैल्यू है, क्योंकि आप बाद में समझोगे, क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी ऐसे आता है pH ऑफ द सॉल्ट ऑफ
स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, pH ऑफ द सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस, pH ऑफ द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस वो अलग होता है, यानी कि ऑलमोस्ट आसपास तो थोड़ा थोड़ा ठीक ठाक ही होता है, आसपास ही रहता है, सब एक दो कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है, लेकिन कहने का नज़रिया और तरीका अलग अलग है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, मैं जो कॉन्सेप्ट अभी बता रहा हूँ आपको, हम लोग अलग अलग से स्ट्रॉन्ग एसिड डाल रहे हैं, अलग से स्ट्रॉन्ग बेस डाल रहे हैं, अलग से स्ट्रॉन्ग एसिड और अलग से वीक बेस डाल रहे हैं, या फिर सैंपल में दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड दोनों ही स्ट्रॉन्ग बेस ऐड कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन होगा उसका पीएच क्या होगा। कहने का मीनिंग ये है कि ये वाले कंटेनर में, कोई भी एक कंटेनर में मैं अलग अलग टाइप के अगर एसिड बेस लेके उसको ऐड करता हूँ तो उसका पीएच क्या होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ईजी है बहुत लेकिन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। लेकिन क्वेश्चन अगर मैं ऐसे पूछूं कि सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस क्या है, वो आगे के लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट को समझना है कि कौन से पॉइंट में मैं क्या बोल रहा हूँ, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन को बोला था कि क्वेश्चन को धुन दो, यानी कि क्वेश्चन को पूरा देख लो कि पूछा क्या है, एग्जैक्ट गॉट टू द पॉइंट व्हाट द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड, ठीक है। तो बच्चों अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं जिसके बारे में बोल रहा हूँ। सो लेट्स स्टार्ट दैट कॉन्सेप्ट। देखो यहाँ पे क्या होगा, सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी कि अगर मान लो मेरे पास दो एसिड है, अलग अलग एसिड है, क्योंकि सेम एसिड मिला के फ़ायदा ही क्या है, हाँ अगर अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन के मिलाएंगे तो चलेगा, जो भी हो स्ट्रॉन्ग एसिड दोनों हम लोग मिला रहे कंटेनर में। अगर मान लो एक का नॉर्मलिटी N1, एक का वॉल्यूम V1, दूसरे का नॉर्मलिटी N2 और वॉल्यूम V2। नॉर्मलिटी क्या है बच्चों, नॉर्मलिटी तो आपने पढ़ा ही होगा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में। अगर याद नहीं है नॉर्मलिटी कैसे निकालना है बच्चों, वैलेंसी फैक्टर को क्या कर देना, ये नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, चलो पागल हो जाओगे आप लोग। ऐसा करते हैं वैलेंसी फैक्टर इनटू मोलरिटी, ठीक है। मैं बताऊंगा कैसे है वैलेंसी फैक्टर इनटू मोलरिटी। अगर मान लो HCl गिवन है, HCl का मोलरिटी अगर गिवन है 10 टू द पावर -3 m, तो उसका नॉर्मलिटी क्या होगा बच्चों 1 × 10 टू द पावर -3, क्योंकि इसका वैलेंसी फैक्टर है 1, राइट। अगर H2SO4 गिवन है, H2SO4 का मोलरिटी अगर गिवन है 10 टू द पावर -3 m, तो उसका नॉर्मलिटी क्या आएगा बच्चों, H2SO4 2H+ निकाल सकता है। एसिड का देखेंगे कि कितना उसका बेसिसिटी है, एसिड कितना H+ निकाल सकता है, तो वो हो जाएगा उसका वैलेंसी फैक्टर। और बेस का देखेंगे एसिडिटी, तो यहाँ पे H2SO4 का N क्या होगा बच्चों 2H+ निकाल सकता है 2 × 10 टू द पावर -3, वैलेंसी फैक्टर इनटू मोलरिटी, राइट। तो ये बात आ गया बच्चों। तो ट्रिक बता रहा हूँ आपको, इसका अगर N1V1 है पहले वाले का, फिर दूसरे का N2V2 है, तो बच्चों जो H+ का कॉन्सेंट्रेशन आएगा वो क्या आएगा बच्चों, दैट वुड बी N1V1 प्लस N2V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2, ठीक है। N1V1 प्लस N2V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2, ठीक है। ये कैसे आया, अगर पूरा डिटेल्स में जानना है बच्चों तो प्लीज़ ट्राई टू कॉन्टैक्ट में, मैं आप लोगों को बता दूंगा, नहीं तो आप एक बार अच्छे से सोचना कि ऐसा क्यों हुआ। अभी मैं आप लोगों को ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक याद रख लेना, क्योंकि इसका ज़्यादा डिटेल्स में अगर हम लोग इसको पढ़ाने लगेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो प्रोसेस है इसका एक्चुअली फाइंड आउट करने का, वैसे भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आज वी आर फाइटिंग फॉर कंपटीशन, तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट से यूज़ करके हो सकता है, नहीं तो इंडिविजुअली निकालो फिर ये करो, बहुत लंबा प्रोसीजर है, यू डोंट नीड टू डू दैट वन। तो H+ का कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा N1V1 प्लस N2V2 बाई V1 प्लस V2। अगर H+ का कॉन्सेंट्रेशन आ गया तो pH भी आप लोग निकाल सकते हो, राइट, ओके। स्ट्रॉन्ग बेस के भी केस में भी क्या होगा, अगर दो स्ट्रॉन्ग बेस है, मान लो एक का N1V1 है, एक का है N2V2, ये नॉर्मलिटी ये वॉल्यूम, तो यहाँ पे OH- आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा बच्चों, N1V1 प्लस N2V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। तो इसका POH निकाल सकते हो, pH OH अगर निकाल सकते हो तो pH क्या करोगे 14 - POH करके आंसर निकाल सकते हो, राइट। तो आई थिंक ये भी आप लोगों का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो बच्चों, जब सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, इस वाले केस में थोड़ा इंपॉर्टेंट केस है। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मान लो मैं एसिड का ले रहा हूँ N1V1, बेस का ले रहा हूँ N2V2, आप कुछ भी ले सकते हो,
बेस का ले सकते हो N1V1, एसिड का भी ले लो N2V2, कोई भी ले लो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। देखो बच्चों, जब एसिड डाल रहे थे हम लोग तो वहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन नहीं होता, बेस डाल रहे हैं वहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन नहीं होता। लेकिन बच्चों जब एसिड और बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को हम लोग एक ही कंटेनर में डाल रहे हैं, यानी कि एसिड बेस तो रिएक्शन होगा, न्यूट्रलाइजेशन होगा। मान लो ऐसा एक केस है, मैंने 10 एसिड डाला, 10 मोलर एसिड डाला और मैंने यहाँ पे 5 मोलर बेस डाला, यानी कि ये 5 मोलर बेस इसके 5 मोलर एसिड के साथ रिएक्ट कर जाएगा, यानी कि इसमें से 5 आएगा और इसमें से 5 आएगा। ये दोनों क्या करेंगे बच्चों, सॉल्ट बनाने में लग जाएंगे, क्योंकि एसिड प्लस बेस इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर। तो अगर मान लो एसिड मेरे पास 10 है, बेस मेरे पास 5 है, तो इसमें से 5 इसके 5 के साथ मिलके सॉल्ट फॉर्मेशन करेगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, यानी कि सॉल्यूशन में क्या बचेगा बच्चों, 5 बच जाएगा एसिड, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बच्चों, एसिडिक हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर मान लो मेरे पास 5 एसिड है, 10 बेस है, तो यहाँ से 5 एसिड सॉल्ट बेस में से 5 बेस के साथ मिलके न्यूट्रलाइजेशन करेगा, तो सॉल्यूशन में क्या बच जाएगा, 5 बेस, यानी कि सॉल्यूशन क्या बन जाएगा बच्चों, बेसिक सॉल्यूशन बन जाएगा। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया क्या बोल रहा हूँ मैं, राइट? तो देखो इसके ऊपर ही क्या करेंगे, इसके फॉर्मूला को निकालेंगे, बहुत ईजी है, बस ध्यान से देखना, एक बार समझ में आ जाएगा आपको। देखो बच्चों, पहले फाइंड आउट क्या करना है, N1V1, फिर फाइंड आउट करो N2V2। इसके 2 केस ले लो। देखो बच्चों, अगर N1V1 ग्रेटर देन N2V2 हुआ, यानी कि सॉल्यूशन में एसिड का अमाउंट ज़्यादा है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन विल बी एसिडिक। क्या होगा बच्चों, सॉल्यूशन विल बी एसिडिक। जब इसका क्वेश्चन, ये देखने में अभी बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन जब बच्चों क्वेश्चन करेंगे ना, बहुत मज़ा आने वाला है, ट्रस्ट मी, बहुत मज़ा आने वाला है। सॉल्यूशन एसिडिक अगर हो गया यहाँ पे, तो सिंपली अगर सॉल्यूशन एसिडिक है तो कॉन्सेंट्रेशन किसका लेंगे, H प्लस का। तो H प्लस क्या होगा बच्चों, N1V1 माइनस N2V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। इसीलिए माइनस किया है क्योंकि जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ जितना मान लो जो कम है, अब N2V2 था, N1V1 है, N1V1 N2V2 से ज़्यादा है, तो N1V1 माइनस N2V2 जो भी अमाउंट होगा वो अमाउंट तो सॉल्ट फॉर्मेशन के लिए लग जाएगा, राइट? सॉरी, N1V1 से N2V2 अमाउंट क्या होगा, सॉल्ट बनाने के लिए लग जाएगा, तो रेस्ट अमाउंट क्या होगा, प्रेजेंट होगा सॉल्यूशन में। जैसे मैंने 10 और 5 का एग्जांपल दिया था, ये मान लो N1V1, ये क्या हो गया N2V2, इसको 3 ले लेते हैं यार, और भी इजी होगा। तो ये 10 है, ये 3 है, तो यानी कि इसमें से 3 क्या होगा, सॉल्ट बनाने में लग जाएगा, यानी कि बचेगा सॉल्यूशन में 7 एसिड का अमाउंट, तो सॉल्यूशन एसिडिक होगा, राइट? आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे आएगा H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्यूशन क्या होगा, एसिडिक होगा। H प्लस अगर है, प्रेजेंट है, तो यहाँ पे बच्चों याद रखना, ये नॉर्मलिटी है, दिस इज़ नॉट मोलारिटी। तो मोलारिटी को नॉर्मलिटी में कन्वर्ट करना मैं बताऊँगा कैसे। H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है अगर, तो pH निकल जाएगा आराम से, बहुत ईजी है यार। अगर मान लो N1V1 N2V2 से कम हो गया, तो यहाँ पे सॉल्यूशन बेसिक होगा, बेस का अमाउंट बढ़ गया, सॉल्यूशन क्या बन जाएगा बच्चों, बेसिक बन जाएगा, यानी कि OH माइनस क्या होगा, N2V2 माइनस N1V1 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2, राइट? तो अगर OH आ गया तो हम क्या निकाल सकते हैं, POH निकाल सकते हैं। POH अगर निकाल सकते हो, pH कैसे आएगा बच्चों, 14 माइनस POH, राइट? तो आई होप ये समझ में आ गया होगा पॉइंट आप लोगों को। तो बच्चों आज के इस कॉन्सेप्ट के ऊपर हम लोग एक काम करते हैं, आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, इसी सेशन को मैं फिर से ये पूरा नहीं लिखवाऊंगा, आपको भी बता दिया कॉन्सेप्ट क्या है, आप लोग इसको रिवाइज करके रखना। इसके ऊपर क्वेश्चन हम लोग कल प्रैक्टिस करेंगे और कल के सेशन में 10⁻⁻8 MHCl का आंसर भी देखेंगे, इसके रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और 10⁻⁻8 MHCl से भी देखेंगे। सो बच्चों आई होप आपको आज के सेशन में अच्छा लगा होगा, तो पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो। हैव अ वेरी नाइस डे एंड थैंक यू।